गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम को लेकर के। हेडिंग भी हम देख पा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। बेसिकली एंगुलर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है उसकी हमें हमारे प्लैनेटरी मोशन में कहाँ नीड फील होती है। जो हम लोग न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं, किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं, तो हमें एंगुलर मोमेंटम की हेल्प से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं, कैसे हम लोग इंटरलेट कर सकते हैं, ये कुछ चीजें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। देखें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले हम इस फिगर को बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर कुछ चीजों को करेंगे। एट ऑल फर्स्ट एज यूजुअल एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स को लेकर के हम लोगों ने ये कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज किया हुआ है। यहां हमारे पास एक्स वाई प्लेन में पॉइंट P के ऊपर कोई भी मास है, कोई भी मैसिव बॉडी है। मान लीजिए इसका मास m है। अब मैं इस मास के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, कोई टॉर्क अप्लाई कर रहा हूं, या व्हाटएवर सो मैं इसको कोई लीनियर मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा हूं, या मैं ये कहता हूं इस मास के ऊपर कोई एक वेलोसिटी v अप्लाई कर रहा हूं। इस वेलोसिटी v की वजह से, या फोर्स की वजह से, या टॉर्क की वजह से, या लीनियर मोमेंटम की वजह से, यहां देखिए इन सब चीजों को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते, ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक हैं। तो ये जो P पॉइंट पे रखा हुआ मास है वो मेरा डेल्टा T टाइम में इस Q पॉइंट पे पहुंच जाता है। नो डाउट ये जो डिस्प्लेसमेंट ले रहा है वो ले रहा है कितना, डेल्टा R, और गया था किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग जैसा मैंने नाम दिया है, तो निश्चित रूप से जो ये शेडेड पोर्शन मुझे दिख रहा है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया मैं फाइंड आउट करना चाहूंगा, और उस एरिया में डिफरेंट वैल्यूज को प्लेस करके देखूंगा कि उसका फिजिकल मीनिंग क्या निकल के आता है, और उसको किस तरह से मैं एंगुलर मोमेंटम के साथ में इंटरलिंक कर सकता हूं। नो डाउट आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। मैं फिर एक बार फिगर को क्लियर करता हूं। P पॉइंट पर मास m कोई प्लेस्ड है, उस मास को मैंने v वेलोसिटी प्रोवाइड की, फोर्स लगा करके, मोमेंटम लगा करके, या व्हाटएवर सो टॉर्क लगा करके लीनियर वेलोसिटी v प्रोवाइड की है। इस v वेलोसिटी की इन्फ्लुएंस में मेरा मास P पॉइंट से Q पॉइंट पे पहुंच गया। जो डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया वो डेल्टा T किया। कितनी देर में किया, डेल्टा T टाइम में किया। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो मैं ऐसे कहता हूं एरिया इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा R। अब चूंकि एंगुलर शेप है तो सब जानते हैं 1/2 होगा। इस तरह से मैंने इस एरिया की बात आपको यहां पे की। नो डाउट R भी यहां वेक्टर क्वांटिटी है और ये डेल्टा R भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली ये जो एरिया आएगा ये एरिया मेरा एरिया वेक्टर कहलाएगा। तो पहले तो मैं इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की बात करूं। डिस्टेंस कोई भी एरिया होता है, अगर मैं उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूं तो फिर मैं इसे एरिया वेक्टर कहना शुरू कर देता हूं। मान लीजिए ये जो मैंने कोई आर्बिट्रेरी एरिया लिया है, इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा था, तो एरिया वेक्टर को मैं ए कैप से डिनोट कर सकता हूं, या ए वेक्टर से डिनोट कर सकता हूं डियर स्टूडेंट्स। तो एरिया वेक्टर आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट में एरिया इक्वल्स टू 1/2 R डेल्टा R को कन्वर्ट कर दूं वेलोसिटी इनटू टाइम से, दैट इज, तो R भी वेक्टर है, यहां पे V भी वेलोसिटी है, और डेल्टा T भी मेरे पास है। अब डियर स्टूडेंट्स इसी एरिया को अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं, क्या करता हूं, इस डेल्टा T को इधर ले आता हूं, तो दैट इज एरिया ओवर डेल्टा T इक्वल्स टू 1/2 R वेलोसिटी V। वेलोसिटी v को मैं कहीं ना कहीं P इक्वल्स टू mv से सेपरेट करके क्या ला रहा हूं, P बाई m ला रहा हूं। तो जैसे ही मैं इसको P बाई m लेके आता हूं तो अगेन देखिए R और P दोनों ही मेरे वेक्टर हैं, m मेरे पास स्केलर है। अब ये R और P जो है क्या देता है, मेरे को एंगुलर मोमेंटम देता है, तो 1/2 L बाई m आ गया। डियर स्टूडेंट्स अब ये जो एरिया अपॉन डेल्टा T आया है, इसको मैं नया नाम देता हूं एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी। अब देखिए यहां नई सारी चीजें काफी आप लोगों को मिल गई।
तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर कहां से क्या क्या और कैसे कैसे उठा के आपने डाल दिया। भैया कुछ नहीं किया मैंने। आप एक छोटी सी सिचुएशन को जरा कंसीडर करके देखो। आप घर से निकले, मान लीजिए अपनी पेन की रिफिल लेने, ठीक है। आप जिस दुकान से लेके आते हो यूजुअली वो दुकान बाय द वे बंद है। आप क्या करते हो? दूसरी तीसरी चौथी दुकान खोजते हो, ठीक है। अपने फ्रेंड को फोन करते हो, पहुंच गए साहब, वहां वो वाली रिफिल नहीं मिली जो आपको चाहिए, ठीक है ना। आप चार चीजें दुकानदार से पूछते हो, कुछ अपना दिमाग लगाते हो, कुछ अपने फ्रेंड से बात करते हो, आप एक दूसरी रिफिल उठा लेते हो। उस रिफिल में लंबाई थोड़ी कम पड़ रही थी, ज्यादा पड़ रही थी, तो आप क्या करते हो, या तो पीछे कागज लगाते हो या तो उसको थोड़ा सा काटते हो, फिर अपने पेन में डालते हो, तब अपनी टेबल चेयर पर जाकर के बैठते हो। ऐसा करते हो या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, पक्का। डियर स्टूडेंट्स, सिचुएशन कुछ ऐसी ही मेरे को यहां पे मिल रही है। नो डाउट मैंने हेडिंग तो अजीब सा दे दिया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मेरे को कहीं ना कहीं एंगुलर मोमेंटम को ज्योमेट्री से इंटरलिंक करना था। ज्योमेट्री क्या है भैया? नॉर्मल सी बात है, ट्रायंगल की बात करते हो आप लोग, एरिया की बात करते हो आप लोग, सरफेस एरिया की बात करते हो। तो मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने सिंपल सा एक सिचुएशन पकड़ी कि भैया ये 3 डायमेंशनल कोई मेरे पास में फील्ड था, 2 डायमेंशन के अंदर कोई एक मास रखा हुआ था, इस मास के ऊपर कोई फोर्स लगाया, वेलोसिटी लगाई या मोमेंटम लगाया। मैंने पहले हिंट कर दिया था कि भैया मास है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो या टॉर्क लगा रहे हो या लीनियर मोमेंटम लगा रहे हो या एंगुलर मोमेंटम की बात कर, सब कुछ आपस में इंटरलिंक है, ठीक है। और मेरे को पहुंचना कहां है? मेरे को पहुंचना है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। तो एंगुलर मोमेंटम चाहिए, ज्योमेट्री का एरिया चाहिए, बाकी जो चीजें आ रही हैं उनको रीअरेंज करके मैंने नए नए नाम दे दिए, क्या फर्क पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर समझाता हूं। यहां पी पे कोई एक मास रखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने कोई फोर्स लगाया या व्हाटएवर सो लीनियर मोमेंटम लगाया। इस लीनियर मोमेंटम की इन्फ्लुएंस में ये पी से क्यू पे पहुंच गया। इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया डेल्टा आर, कितनी देर में किया? डेल्टा टी में। किस वेलोसिटी से किया? वी से किया। नो डाउट ये जो शेडेड पोर्शन है ये एरिया मैं निकालता हूं, यहां ये एरिया निकालता हूं, तो मैंने लिख दिया यहां पे एरिया इक्वल्स टू 1/2 आर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर। ये दोनों ही वेक्टर है, तो मैंने यहां से एक एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी आपको दिया, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। अब जो डेल्टा आर था, डेल्टा आर को मैंने कन्वर्ट कर दिया क्या? वेलोसिटी टू टाइम से, डेल्टा वी ओवर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। इस डेल्टा टी को मैं ले गया दूसरी तरफ, यहां पे बचा आर क्रॉस वी। अब इस v को मैंने कन्वर्ट कर दिया मोमेंटम के टर्म्स में, लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में, r क्रॉस p अपॉन में m। अब मैं यहां क्रॉस प्रोडक्ट की बात भी ना करूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की भी बात कर लो तब भी चलेगा। r क्रॉस p क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। ये क्या है? मास है। ये क्या है? एरियल वेलोसिटी। अब ये नया पैरामीटर आ गया, क्या? एरियल वेलोसिटी। एरिया स्वेप्ड इन यूनिट टाइम। आपने देखा होगा घर में झाड़ू होती है, जब नई नई झाड़ू आती है, काफी लंबी होती है, तो बड़े आराम से हम लोग झाड़ू लगा पाते हैं। हाँ, क्यों? कोई शक है क्या? भैया मैं लगाता हूं झाड़ू अपने घर में, आप नहीं लगाते क्या? लगा लिया करो, कोई बुरा काम नहीं है, अपने घर का काम है। सफाई रहेगी तो वहां विद्या भी आएंगी, सरस्वती भी आएंगी और लक्ष्मी जी भी आएंगी, सब कुछ आएगा, तो सफाई सबसे पहले जरूरी है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, एरियल वेलोसिटी क्या है? एरिया स्वेप्ड पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितना एरिया स्वैप कर दिया, कितना एरिया में झाड़ू लगा दी, दैट इज एरियल वेलोसिटी। नो डाउट अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी नाम से ही पता लग रहा है, और डायरेक्शन क्या होगी? जो एरिया की डायरेक्शन होगी वही एरियल वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब इस एरियल वेलोसिटी को मैंने इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ले लिया। यहां से भी आप देख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ मोबिलिटी भी यही कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, 1/2 इज ए स्केलर क्वांटिटी, हेंस व्हाई एरियल वेलोसिटी मस्ट बी ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों, एरियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 1/2 L by m, यानी मैंने एंगुलर मोमेंटम को एरियल वेलोसिटी या एरिया स्वेप्ड पर यूनिट टाइम से क्या कर दिया? यहां पे इंटरलिंक कर दिया। यहीं से मेरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग की शुरुआत होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला जरा ध्यान से देख लीजिए, मैंने क्या किया है, 2-3 मैनिपुलेशंस किए हैं। अब एग्जाम में लिखना कैसे है ये तो आगे मैंने समझा ही रखा है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। आई होप सो ग्रेस्पिंग आप लोगों की हो गई होगी। अगर आप देखेंगे तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला है यहां पे, इसको हम लोगों ने यहां लिख भी रखा है। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू 2m डेल्टा a ओवर
डेल्टा टी। डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी इसकी डायरेक्शन भी दे रखी है। एरिया वेक्टर मैंने बताया था परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो जेड एक्सिस पे होगा। अगर एक्स और वाई एक्सिस पे एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा, इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो नो डाउट कहां होगी, जेड एक्सिस पे होगी। और नो डाउट यहां अगर मैं देखता हूं तो एंगुलर मोमेंटम और एरियल वेलोसिटी इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। हेंस वाई जो एरियल वेलोसिटी है डेल्टा टी ओवर डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, उसकी डायरेक्शन भी जेड के ऊपर ही है। तो आई होप सो आपको ये डायरेक्शंस भी यहां पे क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट रखा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन डेल्टा टी। ये यहां पे क्या है, डेल्टा टी है, may be expressed as delta r equals to v into delta t। कंप्लीट द पैलोग्राम। पैलोग्राम को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। यहां से हमने ट्रायंगल के एरिया की बात की है। अब ये शेडेड एरिया है AOPQ, जो कि पोजीशन वेक्टर के शिफ्ट होने की वजह से मिल रहा है डेल्टा टी टाइम के अंदर। इसको मैं राइट हैंड रूल से डायरेक्शन भी दे सकता हूं, जो मैंने अभी आपको समझाया, वो सारी चीजें यहां पे मेंशन की हुई हैं। डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करूंगा और डेल्टा ए इक्वल्स टू होगा 1/2 r क्रॉस डेल्टा। नो डाउट अगर आप देखेंगे तो वही काम हमने जो ऊपर किया था यहां पे मेंशन कर रखा है। डेल्टा r को रिप्लेस किया है हमने डेल्टा v इनटू डेल्टा t से। अब ये जो रेड मार्क कर रखा है ये बेसिकली एक की कांसेप्ट है इसको आगे बढ़ाने का, कि हमने यहां पे जो v है इस v की वैल्यू को मोमेंटम के टर्म से ला करके डाल दिया है। इस तरह से डेल्टा a इक्वल्स टू 1/2 r p by m डेल्टा t आ गया। डेल्टा टी को दूसरी तरफ ले गए तो हम लोगों को 1/m r क्रॉस p आ गया। और r क्रॉस p क्या होता है, l होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। अब अगर ये चीजें आपको याद नहीं है कि भैया r क्रॉस p क्या होता है, l के बराबर होता है, तो इनको याद कर लो बेटा, जो पीछे क्लासों में हम लोगों ने डिस्कस किया है सबको एक बार रिवाइज कर लिया करो। तो डेल्टा a ओवर डेल्टा t, जिसको मैं एरियल वेलोसिटी कह रहा हूं, दैट इज l ओवर 2m या 1/2 इनटू 1/2m इनटू एंगुलर मोमेंटम, या मैंने इस चीज को लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास, यानी डिवाइडेड बाय m है तो इसको पर यूनिट मास ले रखा है। यहां से मैं l इक्वल्स टू 2m डेल्टा a ओवर डेल्टा t लिख सकता हूं। अगेन इसी चीज को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, यहां पे लिख दिया द क्वांटिटी डेल्टा a ओवर डेल्टा t इज एरिया स्वेप्ड आउट बाय द पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम, दैट इज टर्म्ड एज एरियल वेलोसिटी। जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था वही चीज हम लोगों ने यहां पे मेंशन भी कर रखी है। तो एग्जाम में अगर जरूरत होती है तो आप मेंशन करेंगे, अदरवाइज तो छोड़ भी सकते हैं। इस तरह से एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय एयर वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी मिल गया। ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब जो चीज हम लोगों ने यहां पे फार्मूले की फॉर्मूला लिखी हुई है उसी को यहां पे बच्चों इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज लिखा हुआ है। जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन आपको समझाने के लिए, कई बार ऐसा होता है बच्चे क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो नोट से भी उन्हें काफी कुछ मिल जाता है। तो अब जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा इसकी हेल्प से हम लोग केपलर के सेकंड लॉ की बात करेंगे। अब ये केपलर सेकंड लॉ क्या है, देखो बच्चों प्लैनेटरी मोशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, या अभी ग्रेविटेशन में तो पूरा पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में तो सारा प्लैनेटरी मोशन है ही है। तो ये प्लैनेटरी मोशन बेसिकली सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनमें क्या लॉ लगते हैं वो हम लोगों ने पढ़े, या हम ये कहें कि केपलर ने दिए। तो केपलर ने बेसिकली 3 लॉ दिए, जिनमें जो मेन लॉ है, वैसे तो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन केपलर का जो मेन लॉ है वो है सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ का प्रूफ आप मान सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किया है वहीं से निकल के आता है। तो अब चूंकि एक टॉपिक से इंटरलिंक किया केपलर का लॉ, इसलिए हम लोगों ने यहां पे दे रखा है। बाकी यही लॉ केपलर का सेकंड लॉ हम लोगों को पढ़ना है ग्रेविटेशन चैप्टर में, जो इससे आगे वाला चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि केपलर क्या कहते हैं। केपलर प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड ये कहते हैं कि मान लीजिए ये मेरे पास यहां पे सन है और सन के चारों तरफ सपोज ये अर्थ ही घूम रही है। तो नो डाउट जब ये अर्थ और सन का सिस्टम बन गया, घूम रही है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा, टॉर्क क्या है, 0 है। तो ऐसी स्थिति में क्या मैं कह सकता हूं, ये बात केपलर समझाते हैं, समझिए क्या।
लगने वाला टॉर्क क्या है, 0 है। मैंने यहां पे लिखा टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है। अगर मान लीजिए इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क कोई नहीं लग रहा, टाउ इक्वल्स टू 0 है, तो ऐसी स्थिति में dl ओवर dt इक्वल्स टू 0 होगा। ये हम लोग पढ़ के आए हैं, बिकॉज ऑफ टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, dl ओवर dt होता है। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने ड्राइव किया था। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया, ये 0 है, इसका मतलब क्या है, या तो L 0 है या तो L कांस्टेंट है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जो होता है वो भी 0 होता है, या L खुद अपने आप में 0 है। तो बच्चों L खुद अपने आप में तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि भैया अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, और जब अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है तो एंगुलर मोमेंटम 0 तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो वैल्यू उसकी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो L है वो मेरा कांस्टेंट है। यही बात लिखी कि L जो है क्या है, कांस्टेंट है। बस अब तो मुझे क्लू मिल गया। क्या मिल गया कि भैया L जो था मेरा 2m डेल्टा A ओवर डेल्टा T के बराबर था। मास तो चेंज हो नहीं रहा, किसका, अर्थ का, न सन का, किसी का भी चेंज नहीं हो रहा। वैसे मास लोगे किसका, अर्थ का मास लोगे आप लोग, तो अर्थ का मास तो चेंज हो नहीं रहा। अगर L मेरा कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा A ओवर डेल्टा T कांस्टेंट है, यानी कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। सिंपल सी बात हो गई। केपलर ने भी एक लाइन में यही कहा था। क्या कहा था, एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेटरी मोशन इज कांस्टेंट, या एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए प्लैनेट। अब प्लैनेट है तो प्लैनेटरी मोशन तो हो ही होगा। तो बच्चों एक लाइन का जो लॉ दिया वो बड़ी सोच समझ के, बड़ी मैथमेटिकल चीजों को निकाल के जो हमने यहां पे बताया उसके बेसिस पे दिया। अगेन मैं डिफाइन करता हूं। केपलर क्या कहते हैं सेकंड लॉ में, एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। कहां से प्रूफ हुआ, यहां से प्रूफ हुआ कि भैया सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर टॉर्क 0 है। अब टॉर्क मेरा dl ओवर dt के बराबर होता है। अब टॉर्क 0 है तो L मेरा कांस्टेंट है। L मेरा कांस्टेंट है जो कि बराबर है, अभी मैं निकाल के लाया हूं 2m डेल्टा ओवर डेल्टा T के। अब 2m अपने आप में कांस्टेंट है, जब L कांस्टेंट है तो डेल्टा A ओवर डेल्टा T भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये कंक्लूजन निकल के आया, और इसी कंक्लूजन को हमने यहां पे कहा केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब ये और इसका एलोबरेशन हम लोग यहां पे नहीं कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ प्रूफ की बात की है, लॉ की बात की है। इसका एलोबरेशन के एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने के क्या मायने हैं, क्या मीनिंग है, क्या इससे हम लोगों को मिल सकता है, क्या हम लोग इससे पढ़ सकते हैं, ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि ग्रेविटेशन में। चलिए अब मैं नेक्स्ट इसकी बात करता हूं, टॉपिक की बात करता हूं, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम के लिए टॉर्क एंड मोमेंटम सिस्टम पार्टिकल्स की बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, थ्योरेटिकल चीजें कुछ हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाली हैं। अब देखें टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब कोई सिस्टम है, सिस्टम क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एज वेल एज टॉर्क के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये बात हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या कहता है, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम अबाउट द पॉइंट P और पॉइंट O इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कोई नई बात नहीं है डियर स्टूडेंट्स। क्यों नई बात नहीं है कि भैया कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का वेक्टर सम ही हम लोगों को लेना होगा। अब मान लीजिए मैं इसको डायग्राम की फॉर्म में समझाता हूं। सपोज ये मेरा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग ये मास, ये मास, ये मास, ये मास, ये मास, ये मास, डिफरेंट मास है। अब सबका एंगुलर मोमेंटम है L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, Ln है, L5 है, व्हाटएवर सो। अब अगर मुझे इन सारे के सारे पार्टिकल्स का एज ए होल मोमेंटम चाहिए, एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये सारे एंगुलर मोमेंटम मेरे वेक्टर क्वांटिटी है तो इन सबका क्या लूंगा, वेक्टर सम लूंगा। वेक्टर सम लूंगा तो यही मैंने यहां पे लिख रखा है, L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस अप टू Ln, क्या, वेक्टर सम। अब L की वैल्यू में डाल देता हूं यहां पे, क्या है, R क्रॉस P, R क्रॉस P, R क्रॉस P। अब पहला पार्टिकल है तो R1P1, दूसरा पार्टिकल है R2P2। ध्यान रहे ये जो कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम का, दैट इज R क्रॉस P, ये मेरा वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है या साइन प्रोडक्ट है। तो मुझे हमेशा ऐसे
प्रोडक्ट की फॉर्म में ही मेंशन करना है बच्चों। अब इस चीज को मैं मैथमेटिकली साइनेज दे सकता हूं, कैसे? L इक्वल्स टू समेशन, ये समेशन का साइन सब जानते ही हैं, 10th में पढ़ के आए हैं। कहां से कहां तक? I इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, मेरे पार्टिकल्स 1 से लेकर n तक थे, इसलिए दैट इज इक्वल्स टू Ri क्रॉस Pi। Ri मेरे पास क्या है समझिए, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाटएवर जो आप इसे या तो डिस्प्लेसमेंट कहिए या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहिए या मिनिमम डिस्टेंस कहिए, इट्स योर चॉइस। सब छोटी बातें हो गई, वो हम लोगों को पढ़े भी 4 महीने हो गए, तो वही सब चीजें हैं। क्या भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, तो आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। चलिए अब जरा देखिए बच्चों, ये तो मैंने एंगुलर मोमेंटम के लिए एस्पेक्ट दे दिया। मान लीजिए हर पार्टिकल के ऊपर कोई टॉर्क लग रहा था, पहले पार्टिकल पे टाउ 1 लग रहा था, दूसरे पे टाउ 2 लग रहा था, तीसरे पे टाउ 3 लग रहा था, या टाउ n लग रहा था, तो टोटल टॉर्क मेरे पास हो गया टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n। इस टाउ को भी मैं लिख सकता हूं क्या? r क्रॉस f। जैसे मैंने ये वाला टर्म लिखा वैसे ही मैंने टॉर्क के लिए एस्पेक्ट लिख लिया कि ये होगा मेरे पास में 1 से लेकर के n तक ri क्रॉस fi। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉर्क का कांसेप्ट मेरे को मिलता है डिफरेंट पार्टिकल्स के ऊपर। अब इन दोनों को मैं आपस में क्या करता हूं? रिजेंबल करता हूं। कैसे? मैंने टॉर्क इक्वल्स टू dl ओवर dt पर रखा है, तो मैंने यहां पे इन वैल्यूज को लिया और वैल्यूज को टॉर्क और dl के टर्म्स में प्लेस कर दिया। तो बच्चों इस आर्टिकल में मैंने कुछ नया नहीं किया है, बस मैंने ये बताने की कोशिश की है कि एज ए होल टॉर्क अगर मैं कंसीडर करता हूं तो एज ए होल एंगुलर मोमेंटम मुझे कंसीडर करना है, और अगर मैं हर पार्टिकल पर लगने वाले अलग अलग टॉर्क की बात करूंगा तो मेरे को हर पार्टिकल पर लगने वाले अलग अलग एंगुलर मोमेंटम की भी बात करनी होगी। दोनों ही क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम एज वेल एज टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे वेक्टर सम ही लेना होगा। तो ये सब बातें बस लिखने का एक तरीका मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर ऐसा देखें तो डायरेक्ट डेरिवेशन आपसे कभी डिस्कस नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक न्यूमेरिकल करना चाहेंगे छोटा सा, और उसकी बेसिस पे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपको 11th और 12th दोनों में ही मिलता है, तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है आप लोगों के लिए, निश्चित रूप से आपको तैयार करना चाहिए। क्या कहता है? वो कहता है इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m रिवॉल्व इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रम। ए जो है ये एंगस्ट्रम है बच्चों। तो देखिए दो बातें हमें सीखने के लिए मिली। पहली तो ये कि ये जो है ना, यहां न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हम लोगों को दे रखा है 9 × 10⁻31 kg, और इसकी जो रेडियस है, एवरेज रेडियस हम लोग इसको लेंगे तो दैट इज 0.53 × 10⁻10, यानी जो एंगस्ट्रम है इसको मैं 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू, मैं इसको लिखता हूं 10⁻10 मीटर। तो बच्चों SI सिस्टम में मेरे को इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन विद ए वेलोसिटी ऑफ 2.2 × 10⁻6, ये स्मॉल m बोले तो 10⁻³ यानी मिली सेकेंड है। शो दैट द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, अब जो इसका एंगुलर मोमेंटम है ये h/2π के बराबर है, ऐसा हम लोगों को शो कर रहा है। 2 न्यूमेरिक वैल्यू है, पाई वही आपका 22/7 होता है, h यहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये इसने नई बात बताई, और इसकी वैल्यू भी दे रखी है 6.6 × 10⁻34। डियर स्टूडेंट, मैंने क्यों कहा कि ये वाला क्वेश्चन आपको 12th में भी मिलता है? देखो कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। एक एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड पोस्टुलेट है, ठीक है ना, और वो क्या कहता है जी, वो ये कहता है, बोर का पोस्टुलेट है, साइंटिस्ट है बोर, तो बोर का पोस्टुलेट है, वो कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, और ऑर्बिट की नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकाला जा सकता है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, सेकंड ऑर्बिट के अंदर है इलेक्ट्रॉन तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, थर्ड ऑर्बिट के अंदर है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां जो है ना, जो बोर का पोस्टुलेट है वो कहीं ना कहीं वो प्रूव कराने की कोशिश कर रहा है हाइड्रोजन को लेकर, सिंपलेस्ट एटम को लेकर के। बोर का पोस्टुलेट सिंपल सा है, वो क्या कहता है,
एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इस चीज को मैं यहां लिख के भी दिखा देता हूं, पढ़नी तो 12th में आपको, दैट इज mvr एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू nh ओवर 2 पाई। ये पोस्टुलेट है बोर का। केमिस्ट्री में हो सकता है आपने 11th में भी पढ़ा हो, 12th में तो पढ़ना ही पढ़ना है, मैं भी पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में भी है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं अगर n की वैल्यू यहां पे 1 कर दूं, जैसा कि किसके अंदर हो रहा है, हाइड्रोजन के अंदर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये h अपॉन 2 पाई के बराबर आना चाहिए। यही बात उसने हमसे प्रूव करा रखी है, तो भैया कर देते हैं, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। देखो, जो भी दे रखा था उसको हमने वो यहाँ पे पढ़ लिया। पढ़ने के बाद अब क्या करना है, सिंपल सा यही फॉर्मूला यूज करना है, mvr इक्वल्स टू, अब mvr की वैल्यू निकालो, h अपॉन 2 पाई के बराबर आ जाए तो कह दो ये हो गया प्रूफ। भाई मास आपको दे रखा है, वेलोसिटी आपको दे रखी है, रेडियस आपको दे रखी है, एंगुलर मोमेंटम तो निकालना था आपको, करना क्या था, वो h अपॉन 2 पाई की वैल्यू के बराबर आएगा। तो एक तरफ तो h अपॉन 2 पाई की वैल्यू आप कंप्यूट कर लो, क्योंकि h की वैल्यू आपको 6.6 × 10⁻34 डालनी होगी, और 2 पाई की वैल्यू आप लोगों को डालनी होगी। एक तरफ mvr की वैल्यू कंप्यूट कर लो, ये वैल्यू कंप्यूट करो, बराबर निकल के आ गई, कहानी खत्म। कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, आई होप सो, आपको आती ही है, फिर भी एक बार देख लो। चलो बच्चों, मूव करते हैं, एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और पढ़ते हैं, अपने क्लास को ओवर करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, मिलते जुलते टॉपिक सारे के सारे। सबसे पहले इक्विलिब्रियम समझें। भाई किसी बॉडी की पोजीशन में, ओरिएंटेशन में अगर टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हम लोग कहते हैं बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर टाइम के साथ किसी बॉडी की ओरिएंटेशन में, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या है, रिजिड बॉडी। कोई बॉडी है, उसके ऊपर आप कोई भी बाहर से फोर्स लगा रहे हो, उसको डिफॉर्म करने के लिए, तो उसको डिफॉर्मिंग फोर्स भी कह सकते हैं। तो आपने बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और इसकी शेप में, साइज में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो रिजिड बॉडी है। तो बच्चों, हमें रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात करनी है। नो डाउट, जब इक्विलिब्रियम की बात हम लोग करेंगे तो दो तरह का इक्विलिब्रियम हो सकता है। एक हो सकता है ट्रांसलेटरी मोशन, सीधी सी बात है, हमारा फोर्स से रिलेटेड होता है, और दूसरा है हमारा रोटेशनल मोशन, हमारा कहीं ना कहीं टॉर्क से रिलेटेड होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई रिजिड बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, यानी टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, या रोटेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो हम कहेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम भी तीन तरीके का हो सकता है। तो नो डाउट, इक्विलिब्रियम के लिए किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब नो डाउट, डेफिनेशन की बात करें, ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। देखो बच्चों, मैंने यहां कहा था टॉर्क, फोर्स, और यहां कहा था क्या, टॉर्क। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, इस फोर्स को तो कन्वर्ट कर दिया dp ओवर dt में, और टॉर्क को कर दिया dl ओवर dt में, और डेफिनेशन अपनी dp और dl के टर्म्स में दे दी। कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स योर चॉइस। यू मे राइट दिस डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ नेट फोर्स, इन टर्म्स ऑफ नेट टॉर्क, या इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फोर्स की बात कर रहे हो तो टॉर्क उसके साथ लेना, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हो तो एंगुलर मोमेंटम लेना। इस तरह से आप लोगों को पेयरिंग करनी है। ऐसा मत करना कि ट्रांसलेटरी के लिए फोर्स ले लो और रोटेशनल के लिए एंगुलर मोमेंटम ले लो, ऐसा मत करना। चलिए आगे अगर आप देखेंगे तो आगे नो डाउट हमने टॉर्क और फोर्स के टर्म्स में भी ये बात बता रखी है, लिख रखी है, देखिए ना,
समेशन ऑफ फोर्स 0, समेशन ऑफ टॉर्क 0। तो ये दोनों चीजें दे रखी हैं डियर स्टूडेंट्स। अब इसको थोड़ा सा एलोबरेट किया है फोर्स वाले कॉन्सेप्ट को। भैया 3 डायमेंशनल वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फोर्स की बात करेंगे तो या तो एक्स एक्सिस में हो सकता है, या तो वाई एक्सिस में हो सकता है, या तो जेड एक्सिस में हो सकता है। तो हमने एफ एक्सटर्नल को तीनों ही टर्म्स में यहां पे बता दिया कि भैया एक्स एक्सिस का भी 0 होगा, वाई एक्सिस का भी 0 होगा और जेड एक्सिस का भी 0 होगा। अब अगर मैं इस पे क्या लगा दूं, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दूं, तो फोर्स को कन्वर्ट कर सकता हूं किसके टर्म्स में, मोमेंटम के टर्म्स में। तो भैया ये मैंने दे दिया F इक्वल्स टू mcm। ये a क्या है, एक्सेलरेशन है किसका, सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास क्या था, किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जिसके ऊपर होल ऑफ द मास ऑफ बॉडी को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। अब एक्सेलरेशन को मैंने ब्रेकअप कर दिया। एक्सेलरेशन को कैसे ब्रेकअप कर दिया बच्चों, एक्सेलरेशन को ब्रेकअप कर दिया मैंने इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सब जानते हैं फोर्स को मैंने लिखा एक्सेलरेशन के टर्म्स में और एक्सेलरेशन को लिख दिया मैंने dv ओवर dt के टर्म्स में। अब सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं तो ये भी मैंने सेंटर ऑफ मास के लिए ले लिया। मास तो 0 हो नहीं सकता, तो ये टर्म मेरा 0 हो सकता है। ये टर्म 0 तब हो सकता है जब मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो, कांस्टेंट हो। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन बार बार हम वही चीज डिफरेंशिएशन वाली पढ़ रहे हैं कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बिल्कुल पहली दूसरी क्लास में जब डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे तभी बताया था कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलिए अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो जस्ट एनालॉगस टू ट्रांसलेशनल, यहां पे टॉर्क हम लोगों ने क्या कह दिया, 0 कह दिया। क्या कह दिया डियर स्टूडेंट्स, 0 कह दिया। अब एक्सप्रेशन निकालते हैं हम लोग रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों को लेकर के। तो देखिए एक्सप्रेशन क्या कह रहा है हमारा, ये देखें बच्चों, यहां पे वही चीज हम लोगों ने दोबारा से एक बार मेंशन किया है कि डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 0 होना चाहिए और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहां पे फाई ले रखा है, आप चाहें तो इसको थीटा भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। तो किसी भी बॉडी का अगर ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट 0 है, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट 0 है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो वही चीज हम लोगों ने यहां पे दे रखी है। अब इक्विलिब्रियम के टाइप्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो 3 तरह के टाइप हम लोगों को यहां पे मिलते हैं। पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसको लिखना बाद में है, पहले हम लोगों को समझ लेना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। देखिए मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक बॉडी है और मैं इसको जो भी इसकी पोजीशन है उससे डिस्प्लेस करके, थोड़ा सा मैंने डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो वापस ये अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर समझिए, बॉडी को ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से डिस्प्लेस करके छोड़ने पर अगर वो वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले, अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नो डाउट एनवायरनमेंट के करस्पॉन्डिंग है। बॉडी तो हमारी रिजिड है, तो कोई ये मत समझ लेना कि बॉडी के ऊपर हमने कोई फोर्स लगाया तो वो जो है रबर की तरह से पिघल गई है या लंबी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉडी तो हमारी रिजिड है, तो बेटर होगा कि आप कॉन्फ़िगरेशन वर्ड ही यूज मत करो, फिर आप लोग ओरिएंटेशन और पोजीशन ही करो, ठीक है ना। मैं दोबारा से डिफाइन करता हूं इन टर्म्स ऑफ ओरिएंटेशन एंड पोजीशन। किसी बॉडी की ओरिजिनल पोजीशन या ओरिएंटेशन को डिस्टर्ब करने पर अगर वो वापस अपने पोजीशन या ओरिएंटेशन को रिगेन कर ले, वहीं आ जाए, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये चीज हम लोगों ने यहां पे बता रखी है। अब इसके लिए कंडीशन भी दे रखी है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। सेंटर ऑफ मास गोज टू हायर व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। जब भी आप किसी बॉडी को उसकी मीन पोजीशन या पोजीशन से डिस्टर्ब करते हो तो निश्चित रूप से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है तो वो वापस पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए अपनी उसी ओरिएंटेशन या पोजीशन में आएगी। ये कॉन्सेप्ट है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का। इसके बाद में है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपके पास बॉडी है और बॉडी को आपने डिस्प्लेस किया, मान लीजिए डिस्प्लेस किया तो अब ये वापस नहीं आ रही,
जिधर डिस्प्लेस किया उधर ही गिरती चली जा रही है। दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में निश्चित रूप से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी ज्यादा होती है। तो कोई भी बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगी टू मिनिमाइज देयर पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद तीसरा और है बच्चों, वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आपने बॉडी को लिया और उसकी मीन पोजीशन से, या जो उसकी पोजीशन थी उसको आपने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब डिस्प्लेस करने पे ना तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है, ना ही वो आगे जा रही है, न्यूट्रल है। जहां थी आपने थोड़ा डिस्प्लेस किया वहां जाके रुक गई, आपने थोड़ा और डिस्प्लेस किया वहां जाके रुक गई। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को हमने डिफाइन कर रखा है यहां पे, इट इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन द बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इट्स सेंटर ऑफ मास इज नाइदर रेज्ड नॉर लोअर्ड, यानी पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। डिस्प्लेस करने पर अगर पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो हम कहेंगे बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, काफी कुछ चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। और देखिए ये जो चैप्टर है थोड़ा सा अजीब आप लोगों को लग सकता है, उसके पीछे रीजन ये है कि आपने इस तरह की चीजें इस क्लास से पहले कभी नहीं पढ़ी हैं, ना आपने 9th में पढ़ा, ना 10th में पढ़ा, ना 8th में पढ़ा, 7th में पढ़ा। तो अब लेकिन हर एक थोड़े इस तरह के कॉन्सेप्ट के बाद में आसान कॉन्सेप्ट भी आता है। तो जो अगला चैप्टर है आप लोगों का ग्रेविटेशन वाला, अभी इसमें बच रही है कुछ क्लासेस, तो जो अगला चैप्टर ग्रेविटेशन वाला आएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो, आसान भी लगेगा आप लोगों को। तो इसमें हिप्नोटाइज होने की जरूरत नहीं है, मैंने स्पीड भी अपनी थोड़ी सी स्लो कर दी है, लेकिन क्लास तो आपको सारी लेनी है। कोई क्लास तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, सिलेबस कुछ कम हो जाए ज्यादा हो जाए डजंट मैटर, क्लास तो सारी ही आपको लेनी है। ये एक अलग बात है, जब फाइनल एग्जामिनेशन होगा या आपका मिड टर्म होगा तो बता देंगे भैया ये टॉपिक आपके सिलेबस से बाहर के हैं, तो आप उनको एग्जाम के लिए तैयार करके मत जाओ। डन। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूं ये तीनों तरह का इक्विलिब्रियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उससे हम लोग और बिल्कुल एक डिफर क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कुल मिलाकर के एक नई क्वांटिटी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा और आप निश्चित रूप से इन सारी चीजों को ग्रैस्प कर लेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।